देखो, जब हम बहुत प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमें आज जैसी दुनिया बिल्कुल नहीं दिखाई देती। न सड़कें थीं, न गाड़ियां, न मोबाइल, न बिजली। चारों ओर प्रकृति थी, घने वन, खुला आकाश, बहती नदियां और मिट्टी की सुगंध। यही था वो समय जिसे हम वैदिक काल कहते थे। लोग प्रकृति के बहुत निकट रहते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन विचार बहुत गहरे थे। वे मानते थे कि इस सृष्टि में हर चीज में एक शक्ति है, अग्नि में, वायु में, सूर्य में, जल में। इसलिए वे इन तत्वों को देवता मानते थे। उनके लिए धर्म केवल पूजा नहीं था, बल्कि जीवन जीने की पद्धति था। उस समय ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता था, लेकिन ये ज्ञान किताबों में नहीं लिखा होता था। गुरु अपने शिष्यों को सुनाकर ज्ञान देते थे और शिष्य उसे स्मरण करते थे। यही कारण है कि वेदों को श्रुति कहा गया, अर्थात जो सुना गया हो। ऋग्वेद में स्तुतियां थीं, यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां, सामवेद में संगीत के रूप में मंत्र और अथर्ववेद में जीवन से जुड़ी अनेक बातें। तुम सोचो, एक गुरुकुल का दृश्य। कोई बड़ी इमारत नहीं, बस जंगल के बीच एक आश्रम। वहां एक गुरु रहते हैं और उनके पास दूर दूर से आए शिष्य। वे सब वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पढ़ते हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, नदी में स्नान करते हैं, फिर अग्नि के सामने बैठकर मंत्रों का अभ्यास करते हैं। शिक्षा केवल पढ़ना नहीं थी, उन्हें अनुशासन, संयम, सेवा और आत्मनियंत्रण सिखाया जाता था। वे गुरु की सेवा करते थे, लकड़ी लाते थे, जल भरते थे, आश्रम की देखभाल करते थे। इससे उनमें विनम्रता आती थी। उस समय समाज को व्यवस्थित करने के लिए नियम बनाए गए। मनु का नाम तुमने सुना होगा। माना जाता है कि उन्होंने समाज के आचरण और नियमों को व्यवस्थित रूप दिया। उनके विचारों में जीवन को 4 भागों में बांटा गया। पहले ब्रह्मचर्य, जब व्यक्ति शिक्षा लेता है, फिर गृहस्थ, जब वो परिवार बनाता है, फिर वानप्रस्थ, जब धीरे धीरे संसार से अलग होता है, और अंत में संन्यास, जब वो पूरी तरह आध्यात्मिक चिंतन में लग जाता है। इससे जीवन संतुलित माना जाता था। समाज में वर्ण व्यवस्था भी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभ में ये जन्म पर नहीं, बल्कि कर्म पर आधारित थी। जो ज्ञान देता था वो ब्राह्मण कहलाता था, जो रक्षा करता था वो क्षत्रिय, जो व्यापार और कृषि करता था वो वैश्य, और जो सेवा कार्य करता था वो शूद्र। समय के साथ ये व्यवस्था कठोर होती गई, पर शुरुआत में इसका उद्देश्य समाज को संगठित रखना था। राजा भी होते थे, लेकिन वे मनमाने नहीं होते थे। सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। राजा को धर्म के अनुसार शासन करना पड़ता था। यदि वो अन्याय करता तो उसकी आलोचना भी हो सकती थी। शासन का आधार शक्ति नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य था। स्त्रियों की स्थिति भी उस समय सम्मानजनक थी, विशेषकर प्रारंभिक वैदिक काल में। वे वेद पढ़ सकती थीं, वे दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं। उनका स्थान केवल घर तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे समय बदला और परिस्थितियां भी बदलीं, पर शुरुआती काल में उन्हें ज्ञान का अधिकार प्राप्त था। अर्थव्यवस्था की बात करें तो लोग मुख्यतः कृषि और पशुपालन करते थे। गाय को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। गौधन ही संपत्ति का प्रतीक था। व्यापार विनिमय के आधार पर होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। यज्ञ का विशेष महत्व था। लोग अग्नि में आहुति देते थे और मानते थे कि इससे देवताओं तक उनका संदेश पहुंचता था। पर यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं थी, ये सामूहिक एकता का भी प्रतीक था। पूरे समाज का एक साथ बैठना, मंत्र बोलना, इससे एक सामूहिक भावना पैदा होती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, समाज में परिवर्तन आया, नगर बसने लगे, राजनीतिक संरचनाएं मजबूत हुईं और वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में परिवर्तित हुआ। पर जो बीज उस समय बोए गए, ज्ञान, अनुशासन, आध्यात्मिक चिंतन और प्रकृति के प्रति सम्मान, वही आगे चलकर भारतीय सभ्यता की नींव बने। तो जब हम वैदिक काल को याद करते हैं तो हमें केवल यज्ञ और मंत्र ही नहीं देखना चाहिए, हमें वो जीवन देखना चाहिए जहां मनुष्य प्रकृति से जुड़ा था, जहां शिक्षा का अर्थ चरित्र निर्माण था, जहां जीवन को 4 चरणों में संतुलित रूप से जीने की व्यवस्था थी, और जहां धर्म का अर्थ था कर्तव्य। इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं है, वो हमें ये समझाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, और वैदिक काल हमारी सभ्यता की सबसे गहरी जड़ है। तुम सोच रहे होगे कि आगे क्या हुआ, क्या वैदिक काल हमेशा वैसा ही रहा? नहीं, समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे नदी बहती रहती है, वैसे ही सभ्यता भी बदलती रहती है। धीरे धीरे समाज में स्थिरता आने लगी। पहले लोग अधिकतर घूमते थे, पशुपालन करते थे, लेकिन अब वे स्थायी रूप से बसने लगे। खेती का विस्तार हुआ, लोहे का उपयोग बढ़ा, जंगल काटकर खेत बनाए गए। इससे गांव बड़े होने लगे और फिर कुछ स्थान नगरों में बदलने लगे। अब ज्ञान की दिशा भी बदलने लगी।
पहले मंत्र और यज्ञ प्रधान थे, पर अब लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे। हम कौन हैं? आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यहीं से उपनिषदों का समय आरंभ हुआ। अब गुरु केवल मंत्र नहीं सिखाते थे, वे प्रश्नों के उत्तर खोजने की प्रेरणा देते थे। शिष्य पूछते, क्या यह जगत वास्तविक है या माया? और गुरु कहते, आत्मा को जानो, वही सत्य है। इस समय ज्ञान बाहरी अनुष्ठानों से भीतर की खोज की ओर मुड़ गया। यज्ञ की अग्नि से ध्यान की अग्नि तक यात्रा शुरू हुई। लोग वन में जाकर तपस्या करने लगे, एकांत में बैठकर आत्मा और ब्रह्म के रहस्य पर चिंतन करने लगे। अब समाज भी और जटिल हो गया था। वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी। जो पहले कर्म पर आधारित थी, वो धीरे धीरे जन्म पर आधारित होने लगी। इससे असमानता बढ़ी। ये परिवर्तन धीरे धीरे आया, लेकिन इसका प्रभाव गहरा था। राजनीतिक व्यवस्था भी मजबूत हुई। छोटे छोटे जनपद बनने लगे। हर क्षेत्र का अपना शासक था। अब केवल सभा समिति से काम नहीं चलता था। सेना की आवश्यकता पड़ने लगी, सीमाएं बनने लगी, शक्ति और राजनीति का महत्व बढ़ा। पर साथ ही ज्ञान का विस्तार भी हो रहा था। खगोल विद्या विकसित हुई। लोग तारों को देखकर ऋतु का अनुमान लगाते थे। गणित का प्रारंभिक रूप सामने आने लगा। आयुर्वेद की जड़ें इसी समय मजबूत हुई। जड़ी बूटियों से उपचार किया जाता था। तुम सोचो, उस समय का एक साधारण व्यक्ति कैसा होगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठता, गायों को चराने ले जाता, खेतों में काम करता, दोपहर में परिवार के साथ सादा भोजन करता, जौ गेहूं दूध दही, शाम को घर लौटकर अग्नि के पास बैठता, परिवार के साथ मंत्र सुनता या कोई कथा। जीवन कठिन था, लेकिन उसमें एक लय थी, प्रकृति के साथ तालमेल। फिर धीरे धीरे महाजनपदों का समय आया। 16 बड़े जनपद बने, व्यापार बढ़ा, सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ, नगरों में बाजार लगने लगे। समाज अब अधिक संगठित और राजनीतिक हो चुका था। यही वो पृष्ठभूमि थी जहां आगे चलकर महान विचारक और महापुरुष प्रकट हुए। नए दर्शन सामने आए। लोगों ने कर्मकांड से अलग होकर सत्य की नई खोज शुरू की। समाज में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। इतिहास की यही विशेषता है, वो स्थिर नहीं रहता। वैदिक काल ने बीज बोया, उपनिषदों ने उस बीज को विचारों की गहराई दी, महाजनपदों ने उसे राजनीतिक संरचना दी, और आगे चलकर बड़े साम्राज्यों ने उसे विस्तार दिया। लेकिन अगर तुम मूल में जाओ तो सबकी जड़ वैदिक सभ्यता में ही मिलती है। प्रकृति का सम्मान, ज्ञान की महत्ता, जीवन को चरणों में बांटने की व्यवस्था और धर्म को कर्तव्य के रूप में समझना। आज हम आधुनिक युग में हैं, तकनीक है, गति है, सुविधा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे संस्कार, सबकी नींव उसी प्राचीन समय में रखी गई थी। इतिहास केवल तारीखें नहीं है, वो एक निरंतर यात्रा है, और ये यात्रा अभी भी चल रही है। अगर तुम चाहो तो अब मैं महाजनपदों से मौर्य काल तक की पूरी कहानी इसी तरह क्रम से सुनाऊं, जैसे कोई दादा अपने पोते को बैठाकर धीरे धीरे पूरी गाथा समझा रहा हो। जब महाजनपदों का समय आया, तब भारत की धरती पर 16 बड़े जनपद थे। हर जनपद का अपना शासक, अपनी सेना, अपनी सीमाएं थीं। अब समाज केवल गांवों तक सीमित नहीं रहा था। नगर बसने लगे थे, बाजार लगते थे, व्यापारी दूर दूर तक यात्रा करने लगे थे। नदियां व्यापार का मुख्य मार्ग थीं। लोग अब केवल खेती या पशुपालन तक सीमित नहीं थे। शिल्पकार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, सबकी अपनी अपनी पहचान बनने लगी। समाज में काम के आधार पर विभाजन और स्पष्ट हो गया। सिक्कों का उपयोग शुरू हुआ। व्यापार पहले से अधिक व्यवस्थित हुआ। इसी समय विचारों में भी एक बड़ी हलचल हुई। लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू किया, क्या केवल यज्ञ ही सब कुछ है? क्या जीवन का अर्थ केवल कर्मकांड है? इसी भूमि पर आगे चलकर 2 महान महापुरुषों का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध और महावीर। उन्होंने कहा, सत्य बाहर नहीं, भीतर है। अहिंसा, करुणा और संयम का मार्ग ही श्रेष्ठ है। उनके विचारों ने समाज को झकझोर दिया। अब केवल ब्राह्मण ही ज्ञान के अधिकारी नहीं माने गए। कोई भी व्यक्ति साधना करके ज्ञान प्राप्त कर सकता था। ये एक बड़ा परिवर्तन था। धीरे धीरे राजनीति और अधिक सशक्त हुई। छोटे जनपद आपस में संघर्ष करने लगे। कुछ जनपद शक्तिशाली हुए, कुछ समाप्त हो गए। इसी संघर्ष के बीच एक बड़ा साम्राज्य उभरा, मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। उनके मार्गदर्शक थे चाणक्य। चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति का ऐसा ज्ञान दिया जिससे एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी। उन्होंने सिखाया कि राज्य केवल शक्ति से नहीं, नीति और बुद्धि से चलता है। मौर्य काल में प्रशासन व्यवस्थित हुआ, कर वसूली की प्रणाली बनी, सड़कों का निर्माण हुआ, सेना संगठित हुई। अब शासन पहले से अधिक संगठित और केंद्रीयकृत हो चुका था। फिर इस साम्राज्य में एक और महान शासक हुआ, अशोक। प्रारंभ में वो एक विजेता था। उसने युद्ध किए, राज्य विस्तार किया, लेकिन एक युद्ध, कलिंग का युद्ध, इतना भयानक था कि उसने उसका हृदय बदल दिया। उसने देखा कि युद्ध में केवल भूमि नहीं जीतती, इंसान हारता है। इसके बाद उसने हिंसा त्याग दी और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। अशोक ने अपने विचार पत्थरों पर खुदवाए, जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं।
उसने प्रजा को अहिंसा, दया और सत्य का संदेश दिया। उसने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। उसके दूत भारत से बाहर भी गए। अब भारत केवल एक भूभाग नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक शक्ति बन चुका था। तुम देखो, ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत है। वैदिक काल में मंत्रों की ध्वनि थी, उपनिषदों में आत्मा की खोज थी, महाजनपदों में राजनीति की नींव थी, बुद्ध और महावीर में करुणा का मार्ग दिखाया, मौर्यों ने एकता और प्रशासन की शक्ति दिखाई। इतिहास ऐसे ही आगे बढ़ता गया, एक युग दूसरे को जन्म देता गया। हर काल ने कुछ नया जोड़ा, कुछ बदला, कुछ सिखाया। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारी सभ्यता केवल 1000-2000 वर्ष पुरानी नहीं, बल्कि विचारों की एक लंबी श्रृंखला है। हर पीढ़ी ने उसमें कुछ जोड़ा है।